इफ़ वी स्पीक ऑफ लॉ एंट्रेंसेस देन रीजनिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग एंड असर्शन एंड रीजनिंग। हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में आई विल क्लियर दिस डाउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स की किस तरह से असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी आई हैव अ वीडियो, आई हैव अ कोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। इस वीडियो में मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में लिंक डाल दूंगी आपके लिए देखने के लिए कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। हम समझेंगे कि इनको सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या स्टेप्स हमको लेने हैं एंड किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज येट देन प्लीज डू द सेम। इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर फॉर यू गाइज। एंड अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है देन प्रेस दैट ऑल्सो। उससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐसी वीडियोस के साथ आऊँगी यू विल गेट एन ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन द वीडियो गेट्स अपलोडेड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो असर्शन एंड रीजनिंग, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, असर्शन का मतलब होता है कुछ असर्ट करना, कुछ बोलना, ऐसी कोई चीज बोलना जो आपको लगता है कि एकदम सही है, दैट इज असर्शन। एंड रीजनिंग ऑब्वियसली इज कोई रीजन, किसी बात के पीछे का रीजन क्या है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं उसमें जो हमें स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पर गिवन है। हम डिस्कस करते हैं अभी कि ये स्टेप्स किस तरह से हमें लेने हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है असर्शन रीजनिंग का, वहां पर आपको स्टेप 1 में ये चेक करना है कि असर्शन की करेक्टनेस क्या है, कि जो असर्शन में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सही है या नहीं। देन नेक्स्ट हम जब इसकी वेरासिटी चेक कर लेंगे कि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रीजन पे। सिमिलरली हम रीजन में भी ये चेक करेंगे कि जो रीजन में स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब जब हम स्टेटमेंट रीजन वाली कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए ये थॉट हटा देंगे कि ये एक रीजन है। वी विल कीप दिस आउट ऑफ माइंड एंड हम उस रीजन को सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम असर्शन और रीजन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थ्रू व्हाट? थ्रू कनेक्टर्स लाइक बिकॉज, दस, देयरफॉर। क्योंकि हमें पता है कि जो सेकंड पार्ट है वो रीजन है। तो अगर कोई स्टेटमेंट है ए बी सी बिकॉज एक्स वाई जेड, तो ये हमें चेक करना है कि वेदर these statements are connecting with each other through these connectors like because, thus, therefore। एंड जब हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है दिस इज द रीजनिंग टू द असर्शन, देन वी विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस एंड देन वी विल कम टू अ राइट आंसर। तो अब ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास वो देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास होंगे ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ए का मतलब है असर्शन एंड आर का मतलब है रीजनिंग। तो अगर हमने यहाँ पर जब स्टेप 1 में देखा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ असर्शन, अगर असर्शन सही है तो इसका मतलब ये है कि ए इज करेक्ट, और अगर रीजन सही है तो उसका मतलब है आर इज करेक्ट। बट ये हो सकता है कि ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है, फिर ये भी हो सकता है कि ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, या फिर ये भी हो सकता है कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं। अब जब दोनों करेक्ट हैं देन वी हैव टू सी कि क्या आर ए का रीजन है या नहीं। सो द मोमेंट वी फिगर आउट कि ए या आर में से कोई भी एक ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन सी और डी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों कहते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें ए और बी में से चूज करना होगा। बट अगर ए और आर दोनों सही निकलते हैं तो हमें फिर नेक्स्ट स्टेप ये देखना है कि क्या आर ए का रीजन है या नहीं। चलिए इसको अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन से डील करना है। तो सबसे पहले असर्शन देखते हैं। असर्शन ये है
The right to move to the Supreme Court is given under Article 32 of the Constitution by appropriate proceeding for enforcement of fundamental rights. तो आर्टिकल 32 में वो फंडामेंटल राइट दिया है हमें कि हम अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है उसका इन्फोर्समेंट सीक कर सके बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. इट गिव्स अस द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. तो ये जो असर्शन है ये हम जानते हैं सही है because we have studied the constitution and we know this is what article 32 speaks of, that is enforcement of fundamental rights, the right to constitutional remedies. now अब हम रीजन देखेंगे. रीजन कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has been appointed as the guardian of the constitution. so we know supreme court is the highest court जहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एरिया में वायलेट होता है तो वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सो वी नो बोथ ए एंड आर करेक्ट. इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर या तो आर इनकरेक्ट है या फिर ए इनकरेक्ट है. बट ऐसा हमारे साथ नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं. अब जब दोनों ही चीजें करेक्ट हैं तो हमारे पास बचते हैं ऑप्शन सी एंड डी. अब सी एंड डी में से वी हैव टू सी कि आर क्या ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल एड अ कनेक्टर. द कनेक्टर वी नो इज बिकॉज. सबसे पहले हम बिकॉज को ही लगाकर देखेंगे. तो अगर हम ये असर्शन कह रहे हैं कि द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 में गिवन है जिसके थ्रू आप इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सीख कर सकते हैं. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट तक तभी मूव कर सकते हो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. इसीलिए आप आर्टिकल 32 में अपना जो पिटिशन है, जो प्रोसीडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते हो. देयरफॉर वी सी कि ये जो आर रीजनिंग है ये करेक्ट है फॉर the assertion. तो इसलिए the answer that we will arrive to is that both A and B are true and R is the correct explanation of A. Therefore यहाँ पर correct answer will be option C. चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं through another question. Assertion says in the event of violation of any legal right, कोई भी legal right अगर violate होता है तो aggrieved party is entitled to recover unliquidated damages. तो जो भी aggrieved party है that party is entitled to recover unliquidated damages. Unliquidated damages वो होते हैं जो पहले से decided नहीं होते. तो कोई लीगल राइट वायलेट होता है इसका मतलब कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है एंड जिस पार्टी के अगेंस्ट वो टॉर्ट कमिट हो रहा है उसको राइट है टू रिकवर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. तो ये जो असर्शन है वो ट्रू है, दिस इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी द रीजन. अब रीजन को हम इंडिविजुअली एज अ सेंटेंस देखेंगे. अभी हम असर्शन और रीजन को कनेक्ट नहीं करेंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई एंड एलिमिनेट द ऑप्शंस. तो जब हम रीजन देखते हैं, the object of awarding damages to the aggrieved party is to put him in the same position in which he would have been if the wrong would not have been committed. So यहाँ पर ये रीजन ये बोल रहा है कि जो डैमेज अवॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको सेम पोजीशन में डाला जाए जिस पोजीशन में वो होता अगर कोई रॉन्ग कमिट ना हुआ होता. सो वी नो कि डैमेज क्या होता है. डैमेज तब दिया जाता है जब अगर कोई पार्टी जो है अगर उस डैमेज को ना सफर करती तो वो जिस पोजीशन में होती, जो अर्लियर पोजीशन थी, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने के लिए जो अमाउंट दी जाती है वो होता है डैमेज. सो देयरफॉर वी नो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दिस इज ट्रू. सो इसी के साथ ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं जो जिनमें एक एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब हमारे पास बचता है ऑप्शन सी एंड डी एंड यहाँ पर वी नो सिंस बोथ आर ट्रू नाउ वी हैव टू कनेक्ट देम एंड सी कि क्या ये रीजनिंग प्रॉपर है असर्शन के लिए या नहीं. सो यहाँ पर वी विल इंसर्ट द टर्म बिकॉज. जब हम कहते हैं कि कोई भी अगर टॉर्ट होता है तो अग्रीव पार्टी इज इंटाइटल्ड टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड
Why is it entitled to unliquidated damages? Because the object of awarding damages to the aggrieved party is to put him in the same position as he would have been if the wrong would not have been committed. तो सेम पोजीशन में वापस डालने के लिए अनलिक्विडेटेड damages दिए जाते हैं. सो therefore we see कि ये रीजनिंग जो है ये assertion के लिए करेक्ट है, and therefore the answer to this question will be option C, that is both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एंड समझते हैं कि और कोई फर्क कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो असर्शन है अ पर्सन क्लेम्स कॉम्पेंसेशन फॉर हिज नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है कि कोई अगर इंसान है ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी एक्ट जो उसने नॉन ग्रेचुटसली किया है. नॉन ग्रेचुटसली मतलब कि नॉट विद द व्यू ऑफ डूइंग इट इन गुड फेथ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ही इज इंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. कोई भी इंसान अगर कोई एक्ट कर रहा है जो नॉन ग्रेचुटस नहीं है, देन दैट पर्सन कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रीजन देखते हैं. बट आई से स्टेटमेंट बिकॉज अभी हम इसको रीजन नहीं, इसको एज अ स्टेटमेंट देख रहे हैं, सो दैट वी कैन एलिमिनेट ऑप्शंस. तो the statement, next statement is a person who enjoys benefit from lawful non-gratuitous act of another must compensate the other even if there is no contract. तो अगर कोई इंसान किसी लॉफुल नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट से कुछ बेनिफिट एंजॉय करता है, तो उस इंसान को दूसरे इंसान को कॉम्पेंसेट करना चाहिए इवन इफ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो. तो अब इस रीजन में ये जरूरी नहीं है कि जो भी इंसान किसी नॉन ग्रेचुअस एक्ट से बेनिफिट एंजॉय कर रहा है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिस्टोर करे उस बेनिफिट को. वाई? बिकॉज यहाँ पर इट इज सेट दैट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. तो दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो बेनिफिट उसको मिला है वो इंसान रिस्टोर करे. तो अब इस केस में ये जो रीजन है ये करेक्ट नहीं है. सो ये ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर एलिमिनेटेड बिकॉज ये दोनों कहते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू. तो अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे ही नहीं. थर्ड स्टेप हमारा क्या होता कि हम असर्शन और रीजनिंग को कनेक्ट करते थ्रू अ कनेक्टर, बट वी विल नॉट गो देयर बिकॉज आर खुद ही गलत है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड बी, एंड हमने देखा कि आर तो ए तो करेक्ट है but R incorrect है. The answer to this question will be A is correct but R is incorrect. Therefore the answer is option A. So I hope आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से इन questions को solve करते हैं. In case you still have any doubts, then do let me know in the comment section and also let me know whether you found this video useful or not.